महिला बेहोशी से अचानक जागी और उसने देखा कि वह हजारों फीट ऊंची चट्टान के बाहर हवा में लटकी हुई है। उसके नीचे तेज बहती नदी और नुकीली चट्टानें थीं। वहीं उसके नीचे उसका नया नवेला पति रस्सी के सबसे निचले सिरे पर अकेला लटका हुआ था। आखिर यह रोमांटिक हनीमून यात्रा एक प्राकृतिक हादसा थी या किसी इंसान की साजिश? आज हम बात करेंगे साल 2026 की नई रूसी थ्रिलर फिल्म एबिस की। कहानी कुछ दिन पहले शुरू होती है। यह न्यूली मैरिड कपल अपने हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा था। डेजी को लगा था कि वे मालदीव जा रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके पति एलेक्स ने यात्रा की जगह बदल दी है। दरअसल एलेक्स को कई साल पुरानी उसकी एक सोशल मीडिया पोस्ट मिली थी। उस पोस्ट के नीचे लिखा था कि यह जगह डेजी की ताकत की जगह है और वह अपने प्यार के साथ दोबारा यहीं लौटना चाहती है। इसलिए एलेक्स ने हनीमून की जगह बदलकर तस्वीर में दिख रहे काकेशस के पहाड़ी इलाके को चुन लिया। उसे लगा कि उसने अपनी पत्नी के लिए सबसे खास तोहफा ढूंढ लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस तस्वीर से जुड़ी यादें डेजी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की थीं। एलेक्स की उत्साहित आंखों को देखकर डेजी सच नहीं बता सकी और उसने वह राज अपने अंदर ही दबा लिया। उसे नहीं पता था कि यात्रा में किया गया यही बदलाव उन दोनों के लिए भयानक मुसीबत बन जाएगा। कुछ ही समय बाद वे वहां पहुंच गए, लेकिन वर्कर्स ने बताया कि पास के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। इसलिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने उड़ानों पर रोक लगा दी थी और सभी मनोरंजन गतिविधियां रद्द कर दी गई थीं। उनकी पूरी यात्रा का प्लान बर्बाद हो गया। निराश होकर दोनों वहां से जाने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। डेजी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा पायलट कोई और नहीं बल्कि उसका कई सालों से बिछड़ा हुआ एक्स बॉयफ्रेंड आर्टेम था। वह संयोग से वहीं काम करता था और पर्यटकों को ऊंचाई से पैराशूट जंप करवाता था। डेजी ने खुद को संभालते हुए दोनों का परिचय करवाया। यह आर्टेम है, मेरा पुराना दोस्त, और यह एलेक्स है, मेरा पति। ये सुनते ही कि डेजी की शादी हो चुकी है, आर्टेम काफी देर तक कुछ कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में उसके मुंह से सिर्फ बधाई हो निकला और माहौल इतना अजीब हो गया कि डेजी वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। और कुछ बातें करने के बाद वह अपने पति को लेकर वहां से चली गई। उसे लगा कि यह अजीब मुलाकात यहीं खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई से अनजान एलेक्स कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने सुझाव दिया कि वे उसके इस पुराने दोस्त से मदद मांग सकते हैं और शायद वह रूल तोड़कर उन्हें एक बार उड़ान पर ले जाए। अभी अभी झूठ बोल चुकी डेजी समझ नहीं पाई कि मना कैसे करे। पति के बार बार कहने पर उसे दोबारा आर्टेम के पास जाना पड़ा। आर्टेम ने थोड़ी देर सोचा और फिर बहादुरी दिखाते हुए उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर बाद वे एक पुराने छोटे विमान में बैठकर आसमान की ओर उड़ गए। नीचे का खूबसूरत नजारा देख रहे पति पत्नी को बिल्कुल पता नहीं था कि आर्टेम ने इस उड़ान के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें प्रवासी पक्षियों का एक झुंड दिखाई दिया, लेकिन कुछ समझ पाते उससे पहले ही विमान पक्षियों के झुंड से टकरा गया। टक्कर से विमान का प्रोपेलर तुरंत टूट गया और खिड़की के बाहर काला धुआं निकलने लगा और कुछ तेज धमाकों के बाद इंजन पूरी तरह बंद हो गया। इसके बाद विमान सीधे नीचे घाटी की ओर गिरने लगा। आर्टेम ने विमान को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह तुरंत पीछे गया और पैराशूट निकाल लाया, लेकिन पति पत्नी में से किसी को भी पैराशूट जंप करने का अनुभव नहीं था। आर्टेम ने जल्दी से एलेक्स को पैराशूट पहनाया और उसे संक्षेप में बताया कि पैराशूट कैसे खोलना है। इसके बाद वह वापस गया और डेजी को अपनी बाहों में उठा लिया। दरअसल विमान में सिर्फ 2 पैराशूट थे, इसलिए अब 2 लोगों को एक ही पैराशूट इस्तेमाल करना था। आर्टेम के पास समझाने का समय नहीं था। उसने जल्दी से डेजी के सीने और पैरों की पट्टियां कस दी और उसे अपने शरीर के सामने मजबूती से बांध लिया। फिर उसने डर से कांप रहे एलेक्स को विमान से बाहर धकेल दिया और खुद भी डेजी को पकड़कर विमान से कूद गया। बेकाबू विमान उनके सिर के ऊपर से गुजरा और काला धुआं छोड़ता हुआ दूर जाकर गिर गया। इस दौरान एलेक्स हवा के तेज बहाव में लगातार घूम रहा था, लेकिन घबराहट में भी वह पैराशूट खोलना नहीं भूला। उसने पूरी ताकत से अपने सीने के सामने लगे हैंडल को खींचा। दूसरी तरफ आर्टेम ने हवा में अपने शरीर को संभाला और पीछे लगे पैराशूट का हैंडल खींच दिया। वह जल्दी ही फ्री फॉल से बाहर आ गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एलेक्स ने पैराशूट तो खोल लिया था, लेकिन वह उड़ान की दिशा को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नीचे उतरते समय वह बेकाबू होकर अपने साथियों की ओर करीब आता गया। उसने दिशा बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वह डेजी और आर्टेम के पैराशूट से टकरा गया। दोनों पैराशूट तुरंत आपस में उलझ गए। कुछ ही देर में आर्टेम और डेजी टूटे हुए पैराशूट के कपड़े में पूरी तरह फंस गए। जिस पैराशूट को कोई नियंत्रित नहीं कर रहा था, वह हवा के साथ बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा। अच्छी बात यह थी कि ऊपर वाला पैराशूट टक्कर के बाद पूरी तरह नहीं टूटा और वह तीनों को धीरे धीरे घास वाले इलाके की ओर ले गया। सबसे पहले एलेक्स नीचे पहुंचा और अपनी पत्नी को पैराशूट से बाहर निकालने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने
आने लगी। हवा से पैराशूट फिर से भर गया और वह दोबारा ऊपर उठने लगा। आर्टेम ने तुरंत चिल्लाकर उसे पैराशूट की रस्सी कसकर पकड़ने के लिए कहा, लेकिन सारी रस्सियां आपस में उलझी हुई थीं। एलेक्स समझ नहीं पाया कि कौन सी रस्सी पकड़नी है और अगले ही पल तेज हवा ने पैराशूट को पूरी तरह भर दिया और तीनों को पैराशूट समेत फिसलन भरी ढलान पर घसीटते हुए खाई की ओर ले गई। जब डेजी की आंख खुली तो उसके सामने यही भयानक दृश्य था। उन्हें गिरे हुए 5 मिनट हो चुके थे। इस समय डेजी और आर्टेम का पैराशूट चट्टान से बाहर निकली एक पेड़ की डाल में फंसा हुआ था। एलेक्स का पैराशूट उनके पैराशूट में उलझा हुआ था और वह सबसे नीचे हवा में लटक रहा था। ऊपर कुछ भी हो जाए सबसे पहले वही नीचे गिरेगा। तीनों में से कोई भी बड़ी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डेजी और एलेक्स, जिनके हाथ अभी भी हिल सकते थे, सावधानी से अपने फोन निकालते हैं। दोनों जल्दी जल्दी नेटवर्क चेक करते हैं, लेकिन घाटी में बिल्कुल सिग्नल नहीं था। आर्टेम ने बताया कि वह एक रेडियो लाया था, लेकिन वह भी दुर्घटना में टूट गया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उन्होंने बिना अनुमति के उड़ान भरी थी और जमीन पर किसी को उनके सही रास्ते की जानकारी नहीं थी। अगर लोगों को विमान के गायब होने का पता भी चल जाए तब भी इस चट्टान तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। यह सुनकर डेजी ने शिकायत करते हुए कहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में वापस आए हो सब कुछ गलत ही हो रहा है। आर्टेम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया था, तुम खुद मेरे पास आई थी। डेजी ने गुस्से में कहा, तुम्हें सच बोलकर कहना चाहिए था कि तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें हीरो बनने की जरूरत थी। और उधर एलेक्स को उनकी बातों का असली मतलब समझ नहीं आया। उसने बताया कि बचपन में वह अक्सर अपने दादाजी के साथ रेडियो खोलता और जोड़ता था। शायद वह रेडियो ठीक कर सकता था, लेकिन अब समस्या यह थी कि रेडियो उसके पास कैसे पहुंचाया जाए। इतनी ऊंचाई पर हिलने डुलने से वह आसानी से नीचे गिर सकता था। इसलिए पूरी सावधानी के लिए एलेक्स ने जोखिम उठाया। उसने अपनी सुरक्षा पट्टी का एक हिस्सा खोल दिया और आधी रस्सी को हार्नेस से अलग कर दिया और फिर दोनों ने बड़ी सावधानी से रेडियो एक दूसरे तक पहुंचा दिया। एलेक्स ने आर्टेम को फिर से अच्छी तरह पकड़ने के लिए कहा। इसके बाद उसने एक चाकू से छोटा उपकरण निकाला, उसके बाहरी हिस्से के स्क्रू सावधानी से खोले और सुन्न हो चुकी उंगलियों से सर्किट बोर्ड को अलग किया। उसने अंदर की टूटी हुई तार को दोबारा जोड़ दिया और खराब रेडियो को ठीक कर दिया। लेकिन उसने कितनी भी बार मदद के लिए आवाज लगाई, जवाब में सिर्फ बिजली की खरखराहट सुनाई देती रही। मदद मांगते मांगते 40 मिनट बीत गए और अब असली जानलेवा खतरा धीरे धीरे सामने आने लगा। लगातार लटकने की वजह से उनके हार्नेस उनकी जांघों की नसों को दबा रहे थे। तीनों के हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। इसके बाद वे बेहोश हो सकते थे, उन्हें हैंगिंग शॉक लग सकता था और यहाँ तक कि उनका दिल भी बंद हो सकता था। आर्टेम ने अनुमान लगाया कि वे अधिकतम 1 घंटे तक ही इस हालत में टिक सकते हैं। इससे पहले उन्हें अपनी स्थिति बदलनी ही होगी। इसका एकमात्र तरीका था कि कोई ऊपर चढ़कर पेड़ के तने तक पहुंचे और उन्हें इस लटकती हुई स्थिति से बाहर निकाले। लेकिन पैराशूट के कपड़े में बुरी तरह फंसा होने के कारण आर्टेम खुद हिल भी नहीं सकता था। अपनी पत्नी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए एलेक्स ने तुरंत ऊपर चढ़ने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत से पैराशूट की रस्सियों को पकड़कर चढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ऊपर का पैराशूट उसकी हरकत का भार नहीं सह पाया। आर्टेम ने तुरंत उसे पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, धीरे, हिलो मत। मजबूर होकर एलेक्स को धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर उतरना पड़ा। अब सिर्फ डेजी ही आगे बढ़ सकती थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने शरीर को पैराशूट के कपड़े से बाहर निकाला। आर्टेम के सहारे वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। उसकी हर हरकत से रस्सियां बुरी तरह हिलने लगती थीं और लगातार जोर लगाने से उसकी हथेलियां भी छिलती जा रही थीं। फिर भी डेजी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने शांत रहकर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे ऊपर चढ़ना जारी रखा और अपनी सारी ताकत खत्म होने से पहले पेड़ के तने तक पहुंच गई। लेकिन जब तीनों को लगा कि सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका है, तभी डेजी ने कुछ दूरी पर एक सांप को देखा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। डेजी अभी भी हवा में लटकी हुई थी, इसलिए वह कोई हरकत नहीं कर सकती थी। उसने सावधानी से एक टहनी तोड़ी और उससे सांप को दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल डेजी का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। अच्छी बात यह थी कि एलेक्स ने समय रहते उसे पकड़ लिया, लेकिन अचानक बढ़े वजन के कारण वह पैराशूट जो पहले ही मुश्किल से टिका हुआ था फिर से नीचे खिसकने लगा। कुछ ही देर में वह आर्टेम की कमर तक पहुंच गया। आखिरकार आर्टेम पैराशूट के बोझ से मुक्त हो गया और उसने पैराशूट को पकड़ लिया। इसी दौरान एलेक्स और आर्टेम की मदद से डेजी को भी ऊपर खींच लिया गया, लेकिन एलेक्स जानता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने तुरंत अपनी पत्नी को ऊपर चढ़ने में मदद की। वह उसे खींचकर ऊपर ले गया और फिर उसने डेजी को अपने पूरे वजन के साथ अपने कंधों पर खड़ा होने दिया। इसके बाद उसने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर उठा दिया। उसी समय आर्टेम भी ऊपर मजबूती से खड़ा हो गया। दोनों आदमियों ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार वे कुछ समय के लिए इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकल गए। जब आर्टेम को पता चला कि डेजी को सांप ने काट लिया है, तो उसने कोई शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने
तुरंत उसके घाव से खून निकालना शुरू किया और डेजी से कहा कि वह अपनी पट्टी से उसकी कलाई को कसकर बांधते। अगर सांप के जहर का असर हुआ भी हो तो इससे खून का बहाव कुछ समय के लिए धीमा हो जाएगा और जहर पूरे शरीर में जल्दी नहीं फैलेगा। आर्टेम की यह चिंता देखकर डेजी को अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस समय आर्टेम के लिए खतरा ही जैसे जिंदगी था। जहाँ भी कोई रोमांचक जगह होती वह और डेजी वहां पहुंच जाते। लेकिन सच तो यह था कि डेजी को ऐसे खतरनाक रोमांच कभी पसंद नहीं थे। वह उनसे थोड़ा डरती भी थी। वह सिर्फ इसलिए उसके साथ जाती थी क्योंकि वह आर्टेम से प्यार करती थी। लेकिन एक दिन एक छोड़ी हुई गगनचुंबी इमारत पर चढ़ने की उसकी जिद उनके रिश्ते की आखिरी एडवेंचर साबित हुई। उस दिन दोनों आसानी से इमारत की छत तक पहुंच गए थे। डेजी पुराने दिनों की तरह एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी कि तभी आर्टेम ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला तो डेजी को लगा कि आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड बदल गया है और अब वह उसके साथ एक शांत और स्थिर जिंदगी बिताना चाहता है। उसे लगा कि डिब्बे में सगाई की अंगूठी होगी, लेकिन डिब्बा खोलने पर उसमें अंगूठी नहीं बल्कि मगरमच्छ का एक छोटा सा खिलौना था। दरअसल आर्टेम अगली बार अंटार्कटिका जाने की योजना बना रहा था और वह अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ चलने के लिए बुला रहा था। उसे लगा कि यह बहुत रोमांटिक है, लेकिन उसे नहीं पता था कि डेजी अंदर ही अंदर कितनी निराश हो चुकी थी। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करना अच्छा है, लेकिन मैं एक असली अंगूठी भी चाहती हूँ। आर्टेम उसकी बात का मतलब समझ गया, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह अचानक पास के जंग लगे लोहे के ढांचे पर कूद गया। वह अपनी गर्लफ्रेंड को इस खतरनाक स्टंट से प्रभावित करना चाहता था। डेजी के पास हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन तभी आर्टेम का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। अच्छी बात यह थी कि आर्टेम को गंभीर चोटें आईं, लेकिन उसकी जान को खतरा नहीं था। अस्पताल में लेटे हुए वह हंसकर कह रहा था कि थोड़ी सी रिकवरी के बाद वह फिर से अपनी अगली एडवेंचर ट्रिप पर जा सकता है। लेकिन इस बार डेजी पूरी तरह डर चुकी थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से वादा करने के लिए कहा कि वह दोबारा कभी अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा, मगर आर्टेम के लिए ऐसा वादा करना मौत से भी ज्यादा मुश्किल था। जब डेजी को उससे यह वादा नहीं मिला तो उसे आखिरकार समझ आ गया कि दोनों कभी एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते। इसी के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया। ब्रेकअप के बाद डेजी अपने दुख को भुलाने के लिए कंपनी की एक पार्टी में बहुत ज्यादा शराब पी बैठी। वह नशे में टेबल पर चढ़कर नाचने लगी और फिर जमीन पर उल्टी कर दी। जब बाकी लोग उस पर हंस रहे थे तभी उसका सहकर्मी एलेक्स उसकी मदद के लिए आगे आया। वह उसके मुश्किल समय में लगातार उसके साथ रहा और उसने कभी यह नहीं पूछा कि वह क्यों रो रही है। इसके बजाय उसने गंभीरता से पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। एलेक्स की इसी बिना किसी शर्त वाली नरमी ने डेजी को धीरे धीरे उसके दुख से बाहर निकाला। समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आए और डेजी को महसूस हुआ कि एलेक्स ही उसका आदर्श पति हो सकता है। यह याद आते ही डेजी और आर्टेम के बीच अभी अभी पैदा हुई नजदीकी तुरंत खत्म हो गई। आर्टेम की लगातार चिंता और पुकार सुनकर डेजी का गिल्ट भी बढ़ गया। आखिरकार दोनों ने अपने पुराने रिश्ते की पूरी सच्चाई एलेक्स को बता दी। डेजी ने कहा कि उसने शुरुआत में सच सिर्फ इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वह अपने पति के हनीमून के खूबसूरत प्लान को खराब नहीं करना चाहती थी। इसी दौरान एलेक्स ने फिर से रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी सही जगह नहीं बता सका। उसने सिर्फ नीचे बह रही घुमावदार नदी के बारे में बताया। दूसरी तरफ से जवाब मिला कि यह घाटी कई किलोमीटर लंबी है और बचाव दल की ज्यादातर टीमें जंगल की आग बुझाने में लगी हुई। अगर वे अभी भी निकले तो भी शायद उन्हें तुरंत ढूंढ नहीं पाएंगे। उसने जल्द ही इसका जवाब दे दिया। हादसे को 90 मिनट हो चुके थे। लंबे समय तक लटके रहने के कारण तीनों के हाथ पैर धीरे धीरे सुन्न होने लगे थे। तभी अचानक एलेक्स के चेहरे पर ऊपर से खून की कुछ बूंदें गिरी। उसने ऊपर देखा और पूछा कि क्या हुआ। डेजी ने ध्यान से देखा तो पता चला कि आर्टेम को चट्टान से गिरने से पहले चोट लगी थी। लगातार खून बहने और लंबे समय तक एक ही स्थिति में लटके रहने के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अपने शरीर पर पड़ रहे वजन को कम करने के लिए एलेक्स ने अपनी जगह बदलने की कोशिश की। उसने कहा, डेजी, मुझे यहाँ एक छोटी सी दरार दिखाई दे रही है। मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम रस्सियां थोड़ी ढीली हो जाएंगी। आर्टेम ने कहा, यह अच्छा विचार है डेजी, बस सावधान रहना। ठीक है, इस समय मैं सच में मरना नहीं चाहता। कुछ कोशिशों के बाद एलेक्स आखिरकार चट्टान के खुरदरे हिस्से को पकड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर खड़े होने की कोशिश की उसका पैर फिसल गया और वह फिर से हवा में झूलने लगा। अगले ही पल उसका शरीर जोर से चट्टान से टकराया। इस तेज झटके से पैराशूट की रस्सियां खिंच गईं और पेड़ पर टिका पैराशूट तुरंत फिसलने लगा। जैसे जैसे खिंचाव बढ़ता गया पेड़ का तना भी ज्यादा झुकने लगा। पैराशूट लगातार पेड़ की ओर खिसकता जा रहा था। ऊपर से भारी डालियों के टूटने की आवाज सुनकर आर्टेम को तुरंत समझ आ गया कि अब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होगा, वरना तीनों एक साथ खाई में गिर जाएंगे। आर्टेम
आर्टेम ने एलेक्स के पैराशूट की ओर देखा और बताया कि उसके अंदर एक पैराशूट भी है। उसने कहा कि पैराशूट के दाईं ओर एक चाकू लगा हुआ है। एलेक्स उस चाकू से रस्सी काटकर नीचे घाटी में कूद सकता है, लेकिन चट्टान से नीचे की दूरी सिर्फ 300 मीटर थी। रस्सी काटने से लेकर जमीन पर पहुंचने तक उसके पास 6 सेकंड ही होंगे। डेजी ने यह सुनकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने खतरे की परवाह नहीं की और रस्सी काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूरा वजन सिर्फ एक रस्सी पर रह गया। डेजी चिल्लाकर अपने पति से रुकने के लिए कहने लगी। एलेक्स ने पूछा, क्या मैंने कभी तुम्हें निराश किया है? डेजी कुछ बोल भी नहीं पाई। एलेक्स ने उसकी ओर देखा और आखिरी रस्सी भी काट दी। इसके बाद वह तेजी से नीचे गिरने लगा। उसने तुरंत अपना पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह घाटी के बहुत करीब पहुंच चुका था। डेजी ने सिर्फ इतना देखा कि पैराशूट खुल गया, लेकिन वह यह नहीं देख पाई कि एलेक्स जमीन पर सुरक्षित उतरा या नहीं। वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि उसका पति अभी भी जिंदा है या नहीं। आर्टेम लगातार उसे समझाता रहा कि एलेक्स जरूर बच गया होगा और जल्द ही उसे कोई बचाने वाला मिल जाएगा। डेजी ने किसी तरह इस उम्मीद को पकड़कर खुद को संभाला। उसने आर्टेम को पैराशूट से अलग किया और दोनों हवा में लटके हुए चुपचाप इंतजार करने लगे। लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। लंबे समय तक खून का बहाव होने के कारण आर्टेम के शरीर को नुकसान होने लगा। वह बार बार बेहोश होने लगा। डेजी ने पूरी कोशिश की कि वह उसे होश में रख सके, लेकिन आर्टेम समझ गया था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने डेजी से ब्रेकअप के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि डेजी को खोने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके दिल में उसकी कितनी अहमियत थी। फिर उसने बताया कि उनके बैग में एक एक्स्ट्रा पैराशूट भी है, लेकिन 300 मीटर की ऊंचाई इतनी कम थी कि अगर दोनों एक साथ कूदते तो पैराशूट समय पर नहीं खुल पाता, इसलिए सिर्फ डेजी के बचने की संभावना थी। आर्टेम ने उसे समझाया, तुम अपने शरीर की सारी पट्टियां कसना, फिर पैराशूट खोलने वाली रिंग खींचना और पैराशूट अलग हो जाएगा। उसके तुरंत बाद अतिरिक्त पैराशूट की रिंग खींचना। तुम्हारे पास 6 सेकंड से भी कम समय होगा, समझ गई? यह कहकर उसने अपने शरीर की पट्टी खोलनी शुरू कर दी और अपने पैर को हार्नेस से बाहर निकाल लिया। डेजी को समझ आ गया कि वह क्या करने वाली है। उसने पूरी ताकत से आर्टेम को गले लगा लिया और कहा कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन आर्टेम का शरीर पहले ही सुन्न हो चुका था और वह डेजी को संभाल नहीं पाया और अगले ही पल आर्टेम नीचे गिर गया। अब चट्टान के ऊपर सिर्फ डेजी रह गई थी, लेकिन उसके पास दुख मनाने का समय नहीं था। उसके सिर के ऊपर की पेड़ की डाल ज्यादा देर तक उनका वजन नहीं संभाल सकती थी। उसे आर्टेम के बताए हुए तरीके का पालन करना था। उसने अपने शरीर की हर पट्टी अच्छी तरह जांची और पैराशूट को दोबारा तैयार किया। फिर उसने मुख्य पैराशूट को अलग करने वाली रिंग खींच दी और उसका शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। डेजी ने तुरंत अतिरिक्त पैराशूट खोल दिया, लेकिन बची हुई ऊंचाई बहुत कम थी। पैराशूट खुलते ही उसका शरीर तेजी से नीचे पानी में जा गिरा। अच्छी बात यह थी कि वह फिर भी जिंदा बच गई। डेजी अपने घायल पैर को घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से उठी और मदद मांगने के लिए नदी के किनारे नीचे की ओर जाने लगी। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर एक पेड़ में फंसे पैराशूट के कपड़े पर पड़ी। वह तुरंत वहां पहुंची और उसे सच में अपना पति जमीन पर पड़ा हुआ मिला। वह बेहोश था, लेकिन उसके शरीर में अभी भी हल्की सी सांस चल रही थी। अलग होने के बाद मिले शुरुआती 6 सेकंड ने सच में उसकी जान बचा ली थी और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन फिल्म के आखिर तक डेजी ने दोनों पुरुषों में से किसी एक को चुनने का कोई फैसला नहीं किया। एबिस यानी गहराई ऊपर से देखने पर एक विमान दुर्घटना की कहानी लगती है, लेकिन उनके पैरों के नीचे मौजूद खाई डेजी की जिंदगी के 2 अलग अलग दौरों के बीच की दरार जैसी। एलेक्स ने उसे टूटने के बाद एक शांत और स्थिर जिंदगी दी, जबकि आर्टेम ने उसे उसकी जवानी की सबसे जोशीली और खूबसूरत यादें दी। एक ने उसे उसके अतीत से बाहर निकलने में मदद की और दूसरे ने आखिर में अपनी जान की परवाह किए बिना उसके भविष्य को बचा लिया। चट्टान पर लटके हुए एलेक्स को पता था कि उसकी पत्नी ने उससे अपने पुराने रिश्ते की सच्चाई छिपाई थी, फिर भी उसने बाकी लोगों का वजन कम करने के लिए रस्सी काटी। वहीं आर्टेम को पता था कि डेजी अब किसी और की पत्नी बन चुकी है, लेकिन फिर भी उसने जीने की आखिरी उम्मीद डेजी को दे दी। दोनों में से किसी ने भी डेजी से कोई जवाब नहीं मांगा। उन्होंने बस अपने अपने तरीके से एक सच्ची विदाई पूरी की। सच्चा प्यार कभी कभी साथ लड़ने या किसी के साथ आखिर तक बने रहने का नाम नहीं होता। सच्चा प्यार वह होता है जब मौत के सामने भी इंसान यही चाहे कि सामने वाले के पास एक ऐसा भविष्य हो